कोई पदार्थ शुद्ध है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी पदार्थ शुद्ध है? ठीक है, एक आम इंसान के लिए क्या होता है ना कि कोई भी पदार्थ के ऊपर, जैसे यहाँ पे देखो शुद्ध नमक दे दिया है, यहाँ पे दिया है शुद्ध घी, यहाँ पे दिया है शुद्ध दूध, ऐसा अगर लिख दिया हुआ रहता है प्रोडक्ट के ऊपर तो वो क्या हो जाता है, तो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे पदार्थ जो हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं। कोई भी पदार्थ जो है वो शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, कोई कोई पदार्थ जो रहता है वो शुद्ध रहता है। ठीक है, अधिकतर जो है ना पदार्थ रहते हैं वो शुद्ध नहीं रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिश्रित रहता है। ठीक है, तो उसी का आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, जो कि क्लास 9th के साइंस बुक का चैप्टर यानी अध्याय 2 है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस क्या है, तो शुद्ध है? हमें कैसे पता चलेगा भैया कि ये सब शुद्ध है? ठीक है, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी देखा है कि जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100% शुद्ध लिखा हुआ रहता है कोई कोई डिब्बे में। ठीक है, तो क्या ये शुद्ध होता है? ठीक है, एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ वही है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। एक साधारण व्यक्ति के लिए क्या हो, तो शुद्ध का मतलब हम लोग के लिए, आप लोग के लिए मतलब क्या है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए वे सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि ये सारे के सारे वस्तु क्या हैं, तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या है, तो मिश्रण है। ठीक है, अतः क्या है, तो ये शुद्ध नहीं है। जैसे कि उदाहरण आप दूध का ले लो, तो दूध क्या है, तो दूध जो है वो आपका जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, हमारे घर जब भी दूध देने आता है या फिर हम लोग दूध लेने जाते हैं तो बोलते हैं भैया शुद्ध दूध देना। ठीक है, दूध में पानी मत मिलाना। लेकिन हमें पहले से पता नहीं रहता है कि उसमें पहले से ही जल मिला हुआ रहता है, वसा मिला हुआ रहता है, प्रोटीन मिला हुआ रहता है। ठीक है, हमारी नज़र में क्या है, तो वो शुद्ध है कि बस आप पानी मत मिलाना, वो दूध शुद्ध है। ठीक है, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि वो दूध शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो एक पदार्थ से मिलकर नहीं बना है, उसमें जल भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है। ठीक है, जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका मतलब है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण क्या है, तो एक समान है। ठीक है, क्या है, तो एक समान रासायनिक प्रकृति के हैं। तो एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ क्या हैं, 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। ठीक है, जब भी हम अपने चारों ओर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो भी पदार्थ बने हुए हैं वो क्या है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अवयवों से मिलके बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल क्या है, तो वो खनिज, मिट्टी आदि का क्या है, इन सभी का मिश्रण है। ठीक है, समुद्र का जल क्या है, खनिज, मिट्टी, ये सब का मिश्रण है। अब हम लोग जानेंगे कि भैया मिश्रण क्या होता है। इतना देर से तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मिश्रण मिश्रण मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण जो है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक को मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या होता है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जल में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकृत या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। हम लोग क्या जानते हैं कि जल में जो है ना सोडियम क्लोराइड घुल जाता है, उसको हम लोग वाष्पीकृत कर सकते हैं। ठीक है, वाष्पीकृत द्वारा हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, या फिर आसवन विधि द्वारा बाहर कर सकते हैं। ठीक है, यद्यपि क्या होता है, सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है, तो वो एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधि के द्वारा हम लोग रासायनिक अवयवों में अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चीनी क्या है, तो चीनी एक पदार्थ है क्योंकि वह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव है। चीनी क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, शुद्ध अवयव है, और इसका यौगिक क्या रहता है, तो समान रहता है। ठीक है, पेय पदार्थ और मिट्टी के एक समान कण नहीं होते हैं। पानी के पीने का जितना भी सामान रहता है वो जो है, और मिट्टी के जितने भी कण रहते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। ठीक है, शुद्ध पदार्थ अगर किसी भी एक चीज़ से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जैसे चीनी का एग्जाम्पल, वो कहाँ से आ रहा है, तो वो गन्ने से आ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, तो उनके गुण एक समान होंगे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ। हेडिंग डाल के लिख लेना मिश्रण। तो मिश्रण में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों या अवयवों का मिलान होता है तो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। ठीक है,
अब हम लोग जानते हैं कि मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। अवयव की जो प्रकृति होती है तो उसमें क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। मिश्रण का क्या होते हैं, तो कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है 4 लड़कों को इकट्ठा करना है। पहला का नाम रख देना अमन, दूसरे का नाम रख देना भैरव, तीसरे का नाम सौरभ, दूसरे का नाम दीनदयाल, ठीक है, मतलब चौथे का नाम। अब क्या करना है, तो आपको सबसे पहले अमन और भैरव को क्या करना है, तो आपको अमन और भैरव को जो है जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण देना है, ठीक है। 50 मिलीलीटर जल देना है और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट देना है। उनको खाने नहीं बोलना है, बस रखने को बोलना है, ठीक है। उसके बाद फिर बौ जो है यानी कि भैरव जो है उसको भी आपको क्या करना है, तो 50 मिलीलीटर जल देना है और कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक किसको देना है, तो वो आपको समूह 100 यानी सौरभ को और है ना दीनदयाल को क्या करना है, तो आपको कॉपर सल्फेट और पोटेशियम देना है, ठीक है। तो जब ये लोग मिलाएंगे ना, जब ये लोग मिलाएंगे, ठीक है, जब ये लोग आपस में एक दूसरे को मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अभी हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है। तो अब पृथक पृथक समूह यानी अलग अलग समूह के उन अवयव को मिलाकर मिश्रण तैयार करते हैं, ठीक है। उनके रंग और बनावट पर एक रिपोर्ट तैयार करने बोल रहा है। तो समूह अमन और भैरव को एक मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। समूह अमन और भैरव को क्या होता है, एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट क्या होती है, समान होती है। क्योंकि हमने उसको क्या दिया था, हमने उसको 50 मिलीलीटर जल दिया था, ठीक है, और कॉपर सल्फेट दिया था, ठीक है। तो हमने उसको क्या दिया था, तो हमने उन्हें 50 मिलीलीटर जल दिया था और कॉपर सल्फेट दिया था, ठीक है। उसी प्रकार जो है भैरव को भी हमने वही दिया था जो अमन को दिया था। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है, जब हमने कॉपर सल्फेट और जल को मिलाया तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण, ठीक है। क्योंकि समूह अ और समूह बी दोनों जो है वो एक ही प्रकार का मिश्रण किया था, ठीक है। तो इस तरह के मिश्रण क्या होते हैं, तो समांगी मिश्रण, ठीक है, जिसमें एक समान के तत्व या यौगिक रहते हैं। इस तरह के मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे जल में नमक, जल में चीनी। दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंग की तुलना करें, ठीक है। दोनों समूह से प्राप्त जो है वो घोल की रंग की तुलना करें, ठीक है। अब क्या होता है, यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, यानी कि अमन और भैरव के पास क्या है, तो कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंग की तीव्रता अलग अलग है, ठीक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण अलग अलग संगठन रख सकता है। समांगी मिश्रण क्या है, तो अलग अलग संगठन रख सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा समूह जो था यानी सौरभ और दीनदयाल का। तो उन लोगों को हम लोगों ने क्या किया, तो एक को हमने पोटेशियम परमैंगनेट दिया था, एक को कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इस प्रकार का जब उन लोगों ने मिलाया तो उन लोगों का जो मिश्रण था वो मिश्रण जो था वो अलग हुआ, ठीक है, अलग हुआ। उन दोनों का पहले वाला का यानी अ और ब का मिश्रण एक हुआ, इन दोनों का अलग अलग हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग विषमांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। समांगी का जस्ट अपोजिट ये क्या होगा, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब क्या दिया है कि भैया दोबारा फिर से बोल दिया कि बांट दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में एक दे दे, ठीक है। अब क्या बोला है, समूह अ को कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दे, समूह बी को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे, फिर से बोल दिया है, ठीक है। दोनों को क्या बोला है, अ को भी कॉपर सल्फेट का 1 क्रिस्टल देने बोला है, और बी को ख को क्या बोला है, ब को क्या बोला है, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट देने, और स को क्या बोला है, तो चौक का चूर्ण या गेहूँ दे, और द को क्या बोला है, दूध या सिहाई की बूंद दे, ठीक है। अब इनको क्या बोला है कि अब इनको बोला है कि छड़ की मतलब कांच की छड़ की मदद से इन सभी को मिलाना है। क्या कण जो है वो जल में दिखाई देंगे, ठीक है। जब चौक के कण को आप मिलाओगे ना तो क्या होगा, तो वो कण जो है जल में दिखाई नहीं देगा, लेकिन गेहूं का कण दिखाई देगा, कॉपर सल्फेट भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है वो टॉर्च का मदद लेना है। मान लो ये ग्लास है, ठीक है, टॉर्च का मदद लेके इसके इस पार से इस पार देखना है, ठीक है, इस पर देखना है। तो टॉर्च के प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसके सामने से देखिए क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है। अब मिश्रण की कुछ समय तक शांत छोड़ दे। अब मिश्रण को क्या करना है, कुछ समय तक शांत छोड़ देना है, ठीक है। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर ले। क्या मिश्रण जो है हम लोग का स्थिर है, क्या मिश्रण स्थिर है या फिर कुछ समय बाद कण नीचे बैठना शुरू हो जाता है।
तो अब क्या है, मिश्रण को छान ले। क्या छानक पात्र पर कुछ शेष बचा, ठीक है, तो अगर शेष बचा हुआ तो उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, कक्षा के परिणामों पर चर्चा कीजिए, इस क्रिया पर क्या मत बताने का प्रयत्न किया गया है। अब देखो समूह अ और बी क्या है, तो एक विलयन पाते हैं। समूह अ और बी क्या करते हैं, तो एक विलयन पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को हम लोगों ने क्या दिया था, तो कॉपर सल्फेट का एक को हमने क्रिस्टल दिया था, दूसरे को हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच चूर्ण दिया था। ठीक है, और ये जो है समूह सी क्या पाता है, तो निलंबन पाता है। निलंबन क्या होता है उसको हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, और जो समूह दो का जो लड़का था यानी दीनदयाल जो था वो क्या पाता है, तो क्लोराइड विलयन। ठीक है, क्लोराइड विलयन पाता है। तो इन सब को भी हम लोग जानेंगे कि क्लोराइड विलयन क्या होता है। तो ठीक है, आइए अब हम लोग विलयनों, निलंबन एवं क्लोराइड विलयन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्न यहाँ पे दिया है। तो पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ बता दीजिएगा भैया कि पदार्थ जिनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, ठीक है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। लिख देना जो जो पदार्थ में मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी क्या हो गया, जिसमें जो है एक प्रकार के अन्य तत्व या यौगिक का मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी में अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसको लिख देना। ठीक है, अगर नहीं भी लिखोगे तो मैं तो आपको करवाऊंगा ही लास्ट में, इनको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर सारा का करवाऊंगा ही। ठीक है, दिक्कत मत लेना, टेंशन मत लेना। अब यहाँ पर क्या है, विलयन क्या है, तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं। आप क्या करते हैं, तो रोज़ रोज़ बहुत प्रकार के विलयन को देखते हैं। जैसे कि हो गया हम लोग का विलयन क्या होगा, तो सबसे पहले विलयन हम लोग का हो गया समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, वो क्या कहला गया, विलयन। तो आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयन को देखते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, नींबू जल, उसके बाद सोडा जल। ठीक है, नींबू जल भी क्या है, तो एक विलयन है, सोडा जल भी विलयन है। ठीक है, ये सब क्या है, विलयन के उदाहरण है। ठीक है, नींबू जल, सोडा जल, ये सब क्या है, विलयन के उदाहरण है। हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस या द्रव्य या गैस मिले हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे विलयन को का ना विचार करेंगे जिसमें ठोस, द्रव्य या गैस मिले हो। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। प्रकृति में क्या होता है, तो ठोस विलयन क्या होता है, तो मिश्र धातु, और गैसीय विलयन क्या होता है, तो वायु होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं विलयन के कणों में समांगिता होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद क्या रहता है, वो सदैव जो है वो समान रहता है। समांगिता इसमें होती है या नहीं होती है उसको हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या जान रहे हैं, तो नींबू जल का जो है स्वाद क्या रहता है, तो वो हमेशा जो है समान रहता है। ठीक है, पता नहीं नींद क्यों आ रहा है। ठीक है, तो नींबू जल का जो स्वाद रहता है वो सदैव क्या रहता है, तो समान रहता है। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण क्या हैं, तो एक समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, नींबू जल का स्वाद जो है वो हमेशा समान ही रहता है, लेकिन वो क्या बताता है कि वो उसमें सिर्फ क्या आता है, तो नींबू और मतलब ये नमक और चीनी का अंतर आता है। ठीक है, अब आता है मिश्र धातु। ठीक है, तो मिश्र धातु क्या होता है, तो ये धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। धातुओं का क्या होता है, समांगी मिश्रण, यानी एक प्रकार का जो कोई धातु रहता है उसका क्या होता है, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, तो भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है। मिश्र धातु को क्या माना जाता है, तो इसे मिश्रण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये घटकों के गुणों को दर्शाता है। ये क्या करता है, तो घटकों के गुणों को दर्शाता है और पृथक पृथक संगठन रखता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि हम लोग देखो पीतल क्या रहता है, तो वो जिंक का 30% हिस्सा रहता है। ठीक है, जिंक का क्या रहता है, तो लगभग 30% हिस्सा, और कॉपर का कितना रहता है, तो कॉपर का लगभग 70% मिश्रण रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो मिश्र धातु। किसी विलयन को किसी विलयन को हम लोग क्या करते हैं, तो 2 भाग किस किस चीज़ में, विलायक और विलय में बांट सकते हैं। ठीक है, किसी भी विलयन को क्या होता है, तो 2 भाग जैसे विलायक और विलय में बांटा जाता है। ठीक है, तो विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से क्या होती है, अधिक होती है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा क्या होती है, दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। जो दूसरे घटक को क्या करता है, तो विलयन में मिलाता है, उसे क्या कहते हैं, विलायक। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि विलयन का वह घटक, ठीक है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा जो है दूसरे किसी विलयन से या दूसरे किसी धातु से
क्या रहता है, वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, तो जो दूसरे घटक को क्या करता है, तो विलयन में मिलाने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, जो विलायक, जो क्या करता है, विलायक में घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। ठीक है, तो जो घुलाता है, जो घुलाने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विलायक। ठीक है, और जो घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे विलय कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए क्या दिया है कि चीनी का जल का विलयन एक तरह घोल में ठोस का उदाहरण। ठीक है, चीनी का क्या है, तो चीनी का जो जल है वो क्या है, विलयन का एक तरह का घोल में ठोस का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि चीनी का जल क्या है, इसमें चीनी क्या है, तो वो विलय है। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, तो ये जो है कम मात्रा में है और वो क्या हो रहा है, तो वो घुल जा रहा है। ठीक है, चीनी क्या है, तो विलय है, और जल क्या है, तो विलायक है, क्योंकि हम लोग चीनी को जल में घोरते हैं, जल को चीनी में नहीं घोरते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, इसी प्रकार क्या है, तो आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे क्या बोला जाता है, तो टिंक्चर आयोडीन, क्या कहते हैं इसे, टिंक्चर आयोडीन। ठीक है, उसके बाद इसमें आयोडीन विलय है, आयोडीन क्या है, विलय है, और अल्कोहल क्या है, तो विलायक है। आयोडीन क्या होता है, तो घुल जाता है, और अल्कोहल क्या होता है, घुलाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि विलायक और विलय किसे कहते हैं, विलायक वह हो गया जो घुलाने का काम करता है, और विलय वो हो गया जो घुलने का काम करता है। ठीक है, अब वातायुक्त पेयजल जैसे सोडा जल, पीने योग्य जो जल रहता है, जैसे सोडा जल हो गया, उसके बाद फिर कोक इत्यादि क्या है, तरल विलयन में गैस के रूप में है। ये सब क्या है, तो तरल विलयन में गैस का रूप है। ठीक है, सोडा क्या होता है, तो गैस का रूप होता है तरल विलयन में। ठीक है, इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है। इसमें क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, और वो क्या है, तो विलय है, और जल क्या है, तो वो विलायक है। ठीक है, उसी प्रकार चौथा में दिया है कि वायु गैस में गैस का विलयन, वायु गैस में क्या होता है, तो गैस का विलयन। यह मुख्यतः दो घटकों में, ऑक्सीजन क्या रहता है, तो 21% और नाइट्रोजन क्या रहता है, तो 78%। ये क्या है, तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो क्या दिया है कि नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। नाइट्रोजन को क्या कहा जाता है, तो इसे वायु का विलायक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये और भी चीज जो गैस रहता है उसको क्या करता है, घुलवाने का काम करता है। ठीक है, और वायु में दूसरे गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि विलयन का गुण क्या होता है। तो विलयन का गुण क्या होता है, तो ये एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, एक समान का मिश्रण इसमें जो रहता है वो रहता है। ठीक है, विलयन के कण व्यास में 1 nm यानी कि 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो विलयन का कण क्या होता है, तो 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, जो कि हम लोग को दिख भी नहीं सकते। ठीक है, इसलिए वे क्या होते हैं, तो इसलिए वे आंखों से देखे नहीं जा सकते, इतने छोटे होते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैला नहीं सकते हैं। ठीक है, अपने छोटे आकार के कारण क्या होती है कि विलयन का कण जो है वो गुजरने वाले प्रकाश की किरण को फैला नहीं सकती है, इसलिए क्या है, तो विलयन के में प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो मैंने बताया था ना कि टॉर्च लेके हम लोग अगर मारेंगे तो उस पट्टी जो है इसके उस पार नहीं दिखेगा। ठीक है, अब क्या है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलायन से पृथक नहीं किया जा सकता है। छानने की विधि द्वारा, अब मान लो क्या आप क्या करोगे, चीनी को पानी में घोल दोगे, उसके बाद उसको छानोगे, तो क्या चीनी अलग हो जाएगा? ठीक है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या है, विलयन को सान छोड़ देने पर विलय की कण क्या होती है, तो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, आप अगर चीनी को डालोगे पानी में, ठीक है, उसको मिलाओगे नहीं, तो क्या होगा, तो चीनी का जो ये रहेगा कण रहेगा वो क्या होगा, तो नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, अर्थात क्या है, तो विलयन अस्थाई है। ठीक है, अब क्या आता है, विलयन की सांद्रता। तो क्रियाकलाप 2.2 में हमने क्या देखा था, अ और ब के पास एक ही पदार्थ था। ठीक है, एक ही पदार्थ उसके पास था, तो क्या क्या था, तो जल था और कॉपर सल्फेट का चूर्ण था। ठीक है, तो उनके पास एक ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंग के विलयन थे। ठीक है, एक ही प्रकार का पदार्थ था, लेकिन उनका कलर क्या था, तो उनका कलर अलग अलग था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, तो विलयन में कुछ कुछ मात्रा में विलायक रहता है, कुछ मात्रा में विलय भी रहता है। ठीक है, अब विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। ठीक है, तो विलयन में मौजूद जो विलय पदार्थ रहता है उसकी मात्रा के आधार पर उसे क्या कहा जाता है, तो तनु सांद्र और
संतृप्त घोल कहा जाता है। ठीक है, तनु और सांद्र क्या होता है? तुलनात्मक शब्द है। ठीक है, तनु और सांद्र क्या है? तो तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ, ठीक है, समूह अ द्वारा प्राप्त किया गया विलयन समूह बी की तुलना में क्या था? तो तनु था। ठीक है, उससे जो है थोड़ा कम था। ठीक है, अब यहाँ पर क्रियाकलाप 2.3 में क्या दिया है कि दो अलग अलग बीकर में 50 मिलीलीटर जल ले। ठीक है, एक बीकर में क्या करें? नमक और दूसरे में चीनी अथवा बैरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला ले। ठीक है, एक में क्या करना है? हम लोग को नमक और दूसरे में चीनी अथवा बैरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला ले। ठीक है, जब विलय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप के लिए बीकर को क्या करना है? तो हम लोग को गर्म करना है 5 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो उसको क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करना है? तो बीकर को गर्म करना है। ठीक है, अब क्या होगा? तो विलय पदार्थ को क्या है? पूरा मिलाना शुरू करें। ठीक है, क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी अथवा नमक बैरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्रा बराबर है? ठीक है, इसका जो है हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो किसी निश्चित ताप पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। किसी निश्चित ताप पर क्या हो सकता है? तो विलय का पदार्थ उतना ही घुल सकता है जितना कि क्या हो? तो विलयन की क्षमता हो। दूसरे शब्द में, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? कि दिए गए ताप पर अगर विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुल रहे हैं तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अब विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, यानी कि जो विलयन में मतलब विलय में नहीं घुल रहा है। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है? तो जो कि नहीं घुल रहा है। ठीक है, तो उसकी घुलनशीलता कहलाती है। क्या बोला यहाँ पे? ये समझो, जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में क्या है? उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम है, यानी इससे भी कम है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। सबसे पहले देखो, संतृप्त विलयन क्या था? तो संतृप्त विलयन वो था जिसमें कि क्या था? तो विलय पदार्थ जो है नहीं घुल रहा था। ठीक है, लेकिन इससे भी कम मात्रा में अगर संतृप्तता है तो क्या होगी? उसे हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, इससे भी कम हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम लोग असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? ठीक है, तो उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप में हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित ताप पर अलग अलग पदार्थों का विलयन क्षमता क्या होता है? भिन्न होता है। अलग अलग पदार्थ का जो क्षमता रहता है वो क्या रहता है? अलग अलग रहता है। ठीक है, अब क्या दिया है? विलायक की मात्रा को क्या मानना है? द्रव्यमान अथवा आयतन। ठीक है, विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलयन पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सांद्रता कहते हैं। ठीक है, सांद्रता क्या होता है? तो विलायक की मात्रा, ठीक है, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दिया है विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? तो सिर्फ 3 विधि को दर्शाया गया है। सबसे पहले क्या किया गया है? तो द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, यानी क्या किया गया है? विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 किया गया है। ठीक है, और दूसरे में क्या है? द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, यानी कि द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन प्रतिशत, यानी कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान ले लेना है, उसके बटे में क्या करना है? विलयन का आयतन करना है और उसे 100 से गुना करना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या किया गया है? तो क्वेश्चन भी आप लोग को दिया गया है। ठीक है, एक विलयन के 300 ग्राम विलायक, ठीक है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया है? विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान दे दिया है हम लोग के पास 40 ग्राम। ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान कितना है? तो 320 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान को हम लोग क्या करेंगे? तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान को हमको प्लस करना है। ठीक है, तो कितना होगा? 40 + 20 ग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे?
विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 40 बटा ये जो टोटल हमारा निकला ना, यानी कि विलयन का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है तो 40 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान कितना है तो विलय प्लस विलायक, तो कितना हुआ 360। तो 40 बटा 360 इंटू 100, तो कितना हुआ, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, और 4 से इसको काट देंगे 9 बार में, ठीक है, तो 9 से इसको काटेंगे हम लोग 100 को, तो 11.1% आएगा, ठीक है। अब यहाँ ये जो खत्म हो जाता है, अब क्या आता है तो निलंबन, ठीक है। तो जो क्रियाकलाप 100 वाला जो था, जिसको कि मतलब क्या हुआ था, तो क्रियाकलाप 100 वाला भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या था क्रियाकलाप 100 में, क्रियाकलाप 100 में क्या होता है, तो क्रियाकलाप 100 वाले को एक निलंबन मिलता है, ठीक है। तो क्रियाकलाप 100 वाले को क्या दिया गया था, तो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट या फिर साधारण नमक, ठीक है। तो ये जो था क्रियाकलाप 6 वाले को क्या मिला था, तो उसको निलंबन मिला था, ठीक है। तो अब हम लोग निलंबन के बारे में जानते हैं कि समूह क्रियाकलाप 2.2 में समूह 100 के जो लड़का था, यानी कि कुछ भी मान लो श्याम वाम कुछ भी, ठीक है, तो श्याम के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव्य में प्रेक्षित हो जाता है। तो क्या होता है, जो ठोस जो है वो द्रव्य में प्रेक्षित हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निलंबन। ठोस का द्रव्य में प्रेक्षण होना क्या कहलाता है, निलंबन, ठीक है, इसको याद रखना। अब निलंबन क्या है, तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, और विलयन क्या था, तो विलयन हम लोग का एक समांगी मिश्रण था, ठीक है, इसको याद रखना। जिससे विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है, इसमें क्या होता है, तो विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। लेकिन क्या होता है, तो निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण जो है वो आँखों से देखे जा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, तो उसमें विलयन में क्या था, जो हम लोग उसको अपने आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते थे, ठीक है, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। अब निलंबन का गुण, निलंबन का गुण क्या है, तो ये एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। वो क्या था, हम लोग का विलयन था समांगी मिश्रण, लेकिन निलंबन क्या है, तो निलंबन हम लोग का जो है वो विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। ये कण जो है वो आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के कण क्या है, तो निलंबन के कण को हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। विलयन का क्या है, ये जस्ट अपोजिट है निलंबन, ठीक है। ये क्या करता है, तो विलयन का कण को ये मतलब विलयन करते हैं, ठीक है। ये निलंबन जो है वो प्रकाश की किरण को फैला देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी दिखने योग्य हो जाता है, ठीक है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, तब जब हम लोग इसे शांत छोड़ देते हैं तब क्या होता है, तब ये कण नीचे और बैठ जाता है, ठीक है। तब ये क्या होता है, तो इसका कण नीचे और बैठ जाता है, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन क्या होता है, तो अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है, लेकिन विलयन को क्या करते थे, तो विलयन को हम लोग अलग नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो दिया गया है, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। निलंबन क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है, तथा विलयन में प्रकाश की किरण की प्रकीर्णन जो है वो रुक जाती है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोलाइड विलयन के बारे में, ठीक है। तो वो जो लास्ट वाला जो था, यानी कि दीनदयाल, ठीक है, यानी जो दो था उसको क्या मिला था, तो कोलाइड विलयन, ठीक है। सो क्रियाकलाप 2 में समूह 2 के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइड विलयन कहा जाता है, ठीक है। तो कोलाइड के कण जो है वे विलयन के समान रूप से फैले होते हैं। ये क्या है, तो विलयन के समान ही फैले होते हैं, ठीक है। तो कोलाइड विलयन का क्या होता है, इसका जो कण होता है वो निलंबन की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो इसका जो कण है उसका छोटे होने के कारण क्या होता है, ये मिश्रण जो है वो समांगी प्रतीत होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में विलयन क्या है, असमांगी मिश्रण है। लेकिन ये क्या है, तो विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध, ठीक है, जैसे क्या है, तो दूध। कोलाइड विलयन के छोटे छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण क्या है, तो प्रकाश की किरण को आसानी से क्या करता है, तो फैला देता है। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा कि प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव, ठीक है। प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव, यानी कि टिंडल इफेक्ट। इसको आप लोग लाइट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है।
तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश का किरण आता है तो वहाँ हम लोग क्या देखते हैं, तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक है, तो यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश में फैलने के कारण होता है। ठीक है, जब आप देखोगे कि कोई भी कमरा में क्या होगा, तो कहीं पे छोटा सा अगर दीवार में छिद्र रहेगा, उससे क्या होगा, तो रूम के अंदर क्या होगा, तो लाइट का किरण आएगा। ठीक है, लाइट आएगा जिसमें कि क्या देखोगे आप, तो उसमें देखोगे आपकी है ना, उसमें जो है धूल कण आपको दिखेगा कि उड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये मतलब जो है वायुमंडल में फैले हुए धूल कणों के कारण होता है। ठीक है, जब एक घने जंगल की आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, घने जंगल के आच्छादन से क्या होती है, सूर्य की किरण गुजरती है, तब क्या होता है, तब वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है, जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं। जंगल के कोहरे में क्या होता है, तो छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब दिया है कोलाइड के गुणधर्म को जान लेते हैं। ठीक है, कोलाइड का गुणधर्म क्या होता है, तो कोलाइड जो है वो क्या है, वो एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, तो वो एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा है कि इसे पृथक रूप से आँखों से देखा जा सकता है। ठीक है, इतना है कि इसे आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। उसके क्या है, उसके मार्ग को क्या करते हैं, उसके मार्ग को ये सब जो है वो दृश्य बनाते हैं। ठीक है, यानी कि देखने योग्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण क्या होते हैं, तब इसके कण जो हैं वो तल पर बैठते हैं। तब क्या करते हैं, इसके कण जो है वो तल पे बैठ जाते हैं। ठीक है, किंतु एक विशेष विधि यानी उपकेंद्रिक तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है, कोलाइड विलयन परीक्षित परास्तव की परीक्षण माध्यम से बनता है। ठीक है, उसके बाद विलय पदार्थ की तरह या घटक या परीक्षित कणों को जो कोलाइड में रहता है उसे परीक्षित प्रवास्त कहते हैं। ठीक है, यानी कि विलय पदार्थ की तरह जो घटक रहता है, ठीक है, जो परीक्षित कणों जो कोलाइड में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परीक्षित परास्तव कहते हैं। ठीक है, तथा वह घटक जिसमें परीक्षित परास्तव निलंबित रहता है, जिसमें क्या रहता है, तो परीक्षित परास्तव जो है वो निलंबित रहता है, उसे क्या कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो परिक्षेपण। ठीक है, तो कोलाइड को परिक्षेप माध्यम यानी ठोस, द्रव्य या गैस की अवस्था में परिक्षिप्त प्रस्ताव के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, सारणी 2.1 के कुछ उदाहरण दिए हैं। ठीक है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग क्या जानेंगे, तो हम लोग जानेंगे भौतिक और रासायनिक परिकरण। ठीक है, पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पदार्थ के भौतिक गुण को पढ़ा था। तो पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या थे, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता था। ठीक है, पदार्थ के कण जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए होते थे। ठीक है, उनके बीच आकर्षण बल काम करता था। बहुत से भौतिक गुण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा गुण जिनका हम लोग अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, ठीक है, द्रवनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, इस सब चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो ये सारे के सारे थे भौतिक गुण। ठीक है, क्या क्या था, तो रंग था, कठोरता था, दृढ़ता था, बहाव था, घनत्व था, द्रव्यमान था एवं क्वथनांक। इस सब क्या था, भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अवस्थाओं का अंत स्वरूप एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन के बिना, ठीक है, पदार्थ के संगठन के बिना परिवर्तन किए होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये जो है वो पदार्थ का संगठन के किए बिना ही परिवर्तित किया जाता है और इनका रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तो रासायनिक प्रकृति में इसका कोई परिवर्तन
नहीं होता है, ठीक है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं। बर्फ, जल और वाष्प क्या होता है, तो अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। लेकिन ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं, तो समान होते हैं। रासायनिक रूप से ये क्या होते हैं, तो समान होते हैं, ठीक है। जल तथा खाना पकाने वाला तेल, जल तथा खाना पकाने वाला तेल क्या है, तो दोनों द्रव्य है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो अलग अलग हैं, ठीक है। जल और जो खाना पकाने वाला तेल रहता है वो दोनों क्या है, तो द्रव्य है, लेकिन दोनों का रासायनिक जो गुणधर्म है वो अलग है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में भी क्या है, तो अंतर है, ठीक है। दोनों का गंध और दोनों का ज्वलनशीलता में भी अंतर है। हम जानते हैं कि तेल क्या है, तो हवा में जलता है, ठीक है। तेल क्या है, तो हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है, ठीक है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है, ठीक है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपना रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जल जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन संगठन में परिवर्तन लाता है, ठीक है। संगठन में परिवर्तन लाता है। उसके बाद क्या दिया है, रासायनिक परिवर्तन पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन लाता है तथा हम एक नया पदार्थ पाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, तो नया पदार्थ पाते हैं। जैसे कि आप अगर 10th में जाओगे तो आप उसका जो है साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 में पढ़ोगे, ठीक है, कि मैग्नीशियम किस प्रकार जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, वो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अब क्या दिया है, परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, रासायनिक प्रतिक्रिया। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती जब भी जलता है तो क्या होता है, भौतिक भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग मोमबत्ती जब भी जल जाता है तो वो पिघलता है, तो हम उसको चाहें तो दोबारा भी उसको बना सकते हैं, ठीक है। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन, वो पहचान कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या दिया है, शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं, कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, ठीक है। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व एवं यौगिक में क्या किया जाता है, तो वर्गीकृत किया जाता है। किस आधार पे, तो उनके रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है। अब क्या दिया है, तत्व। तत्व जान लेते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। तो रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इनको याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है ये सब, ठीक है, कि सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, तो रॉबर्ट बायल ने। कब किया था, तो 1661 में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। अब क्या है, जो कि फ्रांस के रासायनिज्ञ एंटोनी लॉरेट लाइवेल्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, तो सन 1743 से 1794 में, ठीक है, सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तत्व के परिभाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित किया जाता है। तत्व क्या है, तो तत्व जो है वो पदार्थों का क्या है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया है, ठीक है। रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, तो सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तत्वों को क्या किया जाता है, तो धातु, अधातु और उपधातु में परिवर्तित किया जाता है। धातुएं प्राय दिए गए निम्न गुणधर्मों में से सभी को कुछ ना कुछ प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। धातु क्या होते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। पहला धातु क्या होता है, तो धातु चमकीला होता है, ठीक है। धातु क्या होता है, चमकीला होता है। ये चांदी जैसा सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, ठीक है। ये ताप पर विद्युत का सुचालक होता है। ताप पे क्या होता है, विद्युत का सुचालक, यानी इसमें करंट जो है वो फ्लो होता है, ठीक है। ये तन्य होता है, ठीक है। आप इसको खींच के क्या कर सकते हो, लंबा तार बना सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो, खींच के लंबा तार बना सकते हो, ठीक है। ये आधार्थ वर्धित होता है, इसको आप पीट कर भी महीन कर सकते हो। आप देखते हो कि लोहा को पीट के छोटा सा टुकड़े को बहुत ये कर सकता है, ठीक है, फैला सकता है, ठीक है। अब ये क्या दिया है, ये प्रतिध्वनित्व भी होती है। इसको पीटने पे क्या होता है, तो आवाज़ निकलता है। जैसे कि हो गया सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, तो ये सारे के सारे जो हैं हम लोग के धातु के उदाहरण हैं, ठीक है।
अब पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव्य है। हम जानते हैं कि जितने भी धातु रहते हैं वो क्या रहते हैं, तो ठोस प्रवृत्ति के रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, तो द्रव्य होता है, जो कि पारा होता है। तो आप बोलोगे कि पारा क्या होता है, तो आपने थर्मामीटर देखा है, थर्मामीटर उसमें क्या रहता है, उसमें पारा भरा हुआ रहता है, ठीक है। सो वो क्या है, तो वो हम लोग का कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में है, ठीक है। अब क्या दिया है, अधातु में क्या होता है, तो ये गुण होता है, ठीक है। अधातु में क्या होता है, तो ये विभिन्न रंगों के होते हैं, ठीक है। ये ताप और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसमें जो है ना ही करंट फ्लो होगा, ना ही इसमें जो है हीट ये होगा, ठीक है, हीट फैलेगा। ये चमकीली, प्रतिध्वनि और आधारवद्यते नहीं होते हैं, ठीक है। आप धातु को पीट के जो है, अधातु को पीट के आप पतली तार में नहीं बदल सकते हो, ठीक है, या टान के पतली तार में नहीं बदल सकते हो। अगर मान लो कोयला क्या है, तो कोयला जो है अधातु है, ठीक है। मान क्या लो कोयला अधातु ही है, आप उस पर हथौड़ी से पीटते हो तो क्या होगा, टूट जाएगा, खिंचाएगा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, उसके बाद फिर ब्रोमीन, क्लोराइड इत्यादि जो है वो अधातुओं के उदाहरण हैं, ठीक है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं। कुछ तत्व क्या होते हैं, तो धातु और अधातु के बीच गुण को दर्शाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उपधातु, यानी क्या, मेटोलाइट, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, उपधातु। जो धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाता है उसे उपधातु कहा जाता है। जैसे कि हम लोग का हो गया बोरॉन, ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन हो गया, जॉर्जिनियम, ये क्या है, तो सारा का सारा ये उपधातु है, ठीक है। अभी तक क्या है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक ज्ञात है तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, ठीक है। तत्वों की संख्या कितनी है, तो 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व जो है वो प्रकृति है, जब और बाकी जो है वो क्या है, मानव निर्मित है, ठीक है। अधिकतर तत्व क्या है, ठोस है, ठीक है। और 11 तत्व जो है वो कमरे के ताप पर गैस है, और 2 तत्व जो है जैसे कि पारा और ब्रोमीन, ये क्या है, कमरे के ताप पर द्रव्य है, ठीक है। उसके बाद गैलोनियम तथा सीजियम तत्व जो है वो कमरे के ताप पर 303 डिग्री केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि 303 जो केल्विन है उसको आप सेल्सियस में कैसे बदल सकते हो, या फिर कितना भी केल्विन है उसको आप सेल्सियस में कैसे बदल सकते हो, ठीक है। तो 303 केल्विन है, इसमें हम लोग 273 को माइनस कर देंगे केल्विन को, तो हमारा क्या होगा, हमारा सेल्सियस निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या जाना, तो हम लोगों ने तत्वों को जाना, ठीक है। तो तत्वों क्या होता है, तो तत्व जो है हम लोग का धातु अधातु सबसे मिलके बना हुआ रहता है, ठीक है। अभी तक टोटल 100 तत्वों को खोजा गया है, जिसमें से 92 जो है वो नेचुरल है, ठीक है, और बाकी जो है 8 वो मानव निर्मित है, ठीक है। बाकी 8 क्या है, बाकी जो शेष बचा हुआ है मानव निर्मित है। अब हम लोग जानते हैं यौगिक, ठीक है। तो एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात के रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है, ठीक है। तो क्या है, तो ये क्या है, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात के रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है, ठीक है। अब हम लोग मिश्रण और यौगिक के बारे में जानेंगे, ठीक है, यानी इसके अंतर के बारे में। तो मिश्रण जो है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व और यौगिक क्या करते हैं, तो केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तत्व और यौगिक क्या करते हैं, तो केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, ठीक है। और यौगिक में क्या है, तो तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व क्या करता है, तो तत्व क्रिया करके यौगिक के साथ, तो वो क्या करता है, तो नए यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया दूसरे पॉइंट में, कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है। मिश्रण का संगठन क्या है, तो वो परिवर्तनीय है, ठीक है। और इसमें यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी रहता है। नए पदार्थ का संगठन क्या रहता है, तो वो सदैव अस्थायी रहता है। तीसरा नंबर, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। मिश्रण क्या करता है, तो उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, ठीक है। और यौगिक क्या करता है, तो नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न भिन्न होते हैं। नए पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं, तो पूरी तरह से भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट में क्या बोला है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है, ठीक है। और यौगिक में क्या है, तो घटकों को केवल क्या किया जाता है, तो रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही अलग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, कि दोनों तीव्रता को
ठीक है, दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमें यौगिक पाया। दोनों तत्वों को क्या करते हैं हम लोग, तीव्रता से अगर गर्म करते हैं तो हम यौगिक पाते हैं, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न होता है। ठीक है, अब यौगिक का संगठक पूरे पदार्थ में क्या है, तो समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर क्या होता है, तो समान होता है। ठीक है, इस प्रकार क्या है, इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्ती को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले पदार्थ हो गया, पदार्थ में क्या है, तो शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ में क्या आता है, तो तत्व और यौगिक, और यहाँ पर जो है मिश्रण में क्या आता है, तो मिश्रण में समांगी और विषमांगी। ठीक है, समांगी में क्या होता है, तो समान संगठन, जैसे उदाहरण के लिए जल में चीनी, ठीक है, जल में नमक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड, और उसके बाद फिर आपका सल्फर जल तथा अल्कोहल। उसके बाद विषमांगी का उदाहरण क्या हो गया, आपका बालू और नमक, चीनी और नमक, ठीक है, लकड़ी, रक्त, ये सब क्या है, तो आपका विषमांगी का है। और यौगिक में क्या हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उसको भी ज़रूर देखना। ठीक है, सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।